हेलो डियर स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम लास्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें दो पोर्शन है। ए पोर्शन है एसिड्स एंड बेसेस, अम्ल तथा क्षारक। तो इस यूनिट के अंतर्गत हम अकार्बनिक अम्ल और क्षारक क्या होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एसिड का लैटिन टर्मिनोलॉजी में मीन होता है खट्टे स्वाद से। इसी प्रकार जो क्षारक है वो यूज़ किया गया है तीखे स्वाद के लिए। तो जो एसिड और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, या ज़्यादा सही अगर हम कहें तो जितने भी केमिकल्स हैं उन केमिकल्स को जब हम स्वाद के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करें तो उनको हम एसिड और बेस की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ सामान्य हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले जो केमिकल्स हैं या दैनिक जीवन से रिलेटेड जो रसायन हैं उनको हम एसिड और बेस के रूप में इस चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे स्टमक के अंदर एसिड होता है और वो बहुत अधिक पावरफुल एसिड होता है। लेमन, ये भी, इसमें भी एसिड होता है। ग्रेप्स में एसिड होता है। और जब हम प्योर वाटर की बात करते हैं तो प्योर वाटर न्यूट्रल होता है। इसके अलावा साबुन, डिटर्जेंट या क्लीनर, इनकी जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है। अम्ल और क्षार को प्रभावित करने के लिए कई थ्योरीज दी गई है और ये थ्योरीज ना होकर एक तरह से अम्ल और क्षार की विभिन्न परिभाषाएं हैं जो अपने अपने तरीके से अम्ल और क्षार को परिभाषित करने की प्रयास किए गए हैं। उन्हीं को हम उनकी थ्योरीज के रूप में पढ़ते हैं। क्लासिकल थ्योरी में सर्वप्रथम लेवासिए ने ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग जो केमिकल्स हैं उन केमिकल्स को एसिड और बेस के रूप में डिवाइड करने का प्रयास किया। उसके बाद में डेवी ने ऑक्सीजन को आधार न मानते हुए हाइड्रोजन को अधिक महत्वपूर्ण माना और ये माना कि हाइड्रोजन अनिवार्य अंग है जिसके आधार पर हम एसिड या बेस को डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से जो एक वेल माइंडेड तरीके से जो कंसेप्ट दिया वो कंसेप्ट दिया आरेनियस ने। और आरेनियस ने अपने कंसेप्ट में एक तरह से प्रोटोनिक जो कंपाउंड्स हैं या जो प्रोटोनिक एसिड्स हैं उनके बारे में बताया। तो आरेनियस का जो आयनाइजेशन कंसेप्ट है, आयनन सिद्धांत है, उस सिद्धांत को आधार मानकर ही अम्ल और क्षार को समझाने का प्रयास किया। आरेनियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जब किसी रसायन को हम किसी विलायक में, मुख्य रूप से जो विलायक जल के अंदर जब डिजोल्व करते हैं तो वो रसायन आयनाइज हो जाता है और उसमें उसके आयनन की मात्रा अलग अलग हो सकती है। कुछ पदार्थ 90% या उससे अधिक आयनाइज हो जाते हैं और कुछ पदार्थ आयनाइज होने की टेंडेंसी बहुत कम रखते हैं। इस आधार पर जो केमिकल्स हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं उन्हें दो कैटेगरी में रखा गया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट।
इसी को आधार मानकर आर्हेनियस ने विभिन्न पदार्थों के जो जलीय विलयन है उनको अम्ल और क्षार के रूप में डिफाइन किया। आर्हेनियस कंसेप्ट के अनुसार वे रसायन या वे कंपाउंड जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं वो अम्ल है, और जो जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो क्षार होते हैं। तो जब जल में यहाँ पर कंडीशन ज़रूरी क्या है कि सॉल्वेंट के रूप में जल होना चाहिए, तो आर्हेनियस कंसेप्ट केवल एक्वस सिस्टम को ही एसिड और बेस के रूप में डिफाइन करते हैं। एक्वस सिस्टम के अंदर अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तब हम कहते हैं कि जो केमिकल उसमें डिजोल्व हुआ है वो एसिड है, और OH- आयन का जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तब हम कहते हैं कि वो क्षार है। इस आधार पर कुछ एग्जांपल्स एसिड के HCl, H2SO4, HNO3 ये एसिड के रूप में बिहेव करते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड इस आधार पर कि यहाँ पर इनके आयनन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इस कारण ये तीव्रता से H+ आयन देते हैं, या H+ जो आयन कंसंट्रेशन है वो अत्यधिक हो जाता है। जब हम वीक एसिड्स की बात करें तो जो कार्बनिक एसिड्स हैं जैसे CH3COH या दूसरे जिनमें कोवलेंट बॉन्डिंग बहुत इफेक्टिव होती है, वो एसिड वीक एसिड के रूप में बिहेव करते हैं, क्योंकि वहाँ पर H+ आयन रिलीज होने की टेंडेंसी कम होती है, या हम कह सकते हैं कि वहाँ पर आयनन की मात्रा कम होती है, इस कारण H+ आयन की सांद्रता हमें बहुत कम प्राप्त होती है। हाइड्रोक्साइड आयन के अकॉर्डिंग हम क्षार को परिभाषित करते हैं, तो हम कहते हैं कि जब किसी केमिकल को वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो यदि वो केमिकल OH- आयन देता है या उसके आयनन से हमें OH- आयन प्राप्त होते हैं तो वो डिजोल्व होने वाला केमिकल क्षार होता है, वो क्षार की तरह बिहेव करता है। तो OH- आयन देने वाले क्षार जैसे NaOH। तो इस प्रकार H+ आयन और OH- आयन के आधार पर आर्हेनियस कंसेप्ट के अनुसार अम्ल और क्षार को परिभाषित किया गया। जब ये अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और वाटर मॉलिक्यूल और साल्ट का निर्माण होता है। फॉर एग्जांपल, जब HNO3 और KOH की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें KNO3 साल्ट के रूप में और वाटर मॉलिक्यूल H2O प्राप्त होगा। क्योंकि ये पूरा सिस्टम एक्वस फॉर्म में होता है, जल के अंदर घुला हुआ होता है, इस कारण यहाँ पर एसिड, बेस और साल्ट तीनों को ही हमने आयनाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और जब हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो दोनों तरफ जब हम बैलेंस करके देखेंगे तो क्या देखेंगे कि K+ आयन और NO3- आयन कैंसिल आउट हो जाते हैं, और ओवरऑल देखने से क्या लगता है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो केवल वाटर मॉलिक्यूल निर्माण की अभिक्रिया है। यहाँ पर अम्ल और क्षार की जो प्रबलता है या उनका जो स्ट्रेंथ है उसको हम H+ आयन कंसंट्रेशन और OH- आयन कंसंट्रेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। H+ आयन कंसंट्रेशन या OH- आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम pH और pOH टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार क्षार जो लवण है या दूसरे जो पदार्थ हैं उनकी सांद्रता को भी हम जो P बीट्स हैं उनके आधार पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली हम कह सकते हैं कि Px इज इक्वल टू -log10x। -log10x को ही हम क्या बोलेंगे, Px।
यहाँ पी एक्स का पी है वो जनरल मीन होता है पावर ऑफ एक्स, तो जो एक्स का पावर है वही क्या होगा पी एक्स। तो यहाँ पर पी एच के लिए हम बात करें तो पी एच का मीन हो गया माइनस लॉग एच प्लस साइन कंस्टेंशन, पी ओच होगा माइनस लॉग ओ एच माइनस साइन कंस्टेंशन, पी के होगा माइनस लॉग के वैल्यू। प्योर वाटर के लिए पी एच और पी ओच का वैल्यू बराबर होता है जिसका मान 7 होता है। एसिडिक जब कंडीशन होती है तो पी एच का मान लेस देन 7 होता है और पी ओच का मान ग्रेटर देन 7 होता है। जो पी एच कंप्लीट जो सॉल्यूशन होता है उसके लिए पी एच प्लस पी ओच का मान टोटल जो वैल्यू है वो 14 होता है। बेसिक सॉल्यूशन में पी एच का मान 7 से अधिक होता है। आरएनएस के बाद हम जो नेक्स्ट डेफिनेशन या कंसेप्ट देखते हैं वो है ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड और लोरी ने जो रासायनिक पदार्थ हैं उन रासायनिक पदार्थों को एसिड और बेस के रूप में डिफाइन करने के लिए एक अलग तरह से तरीका देखा और उन्होंने जो एक्वस जो कंडीशन की अनिवार्यता है उस अनिवार्यता को ख़त्म किया और इनके अकॉर्डिंग कोई भी स्पीसीज अगर प्रोटॉन देती है एच प्लस आयन देता है तो वो एसिड कहलाएगा और दूसरी स्पीसीज अगर वो प्रोटॉन लेती है तो वो क्षार की तरह बिहेव करेगी। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट का स्पेशल करैक्टर क्या है कि यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन के अकॉर्डिंग ही अम्ल और क्षार दोनों को परिभाषित किया गया। प्रोटॉन देने वाला अम्ल और प्रोटॉन लेने वाला क्षार। सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि यहाँ पर किसी विलायक को महत्व नहीं दिया गया। विलायक कैसा भी हो सकता है, कोई भी विलायक हो सकता है। उसके अंदर जब हम स्पीसीज को डिजोल्व करेंगे वो एच प्लस आयन दे रहा है तो एसिड है और दूसरा स्पीसीज जो एच प्लस आयन ले रहा है वो बेस है। जनरली यहाँ पर जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर किसी रिएक्शन को देखते हैं तो वो रिएक्शन करने वाले जो दो कंपोनेंट हैं उन दोनों कंपोनेंट को हम इसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। यहाँ ब्रोंस्टेड ने कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर का भी कंसेप्ट दिया और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग प्रत्येक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस होता है और बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड होता है। क्योंकि यहाँ पर एसिड और बेस को हम किन्हीं दो केमिकल्स या कंपोनेंट के रिएक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, तो जब कोई स्पीसीज एच प्लस आयन देती है तो वो एच प्लस आयन देने के बाद वो बेस के रूप में बिहेव करने लग जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम H3O+ देख रहे हैं। H3O+ H प्लस आयन दे सकता है, इस कारण जब ये H प्लस आयन देगा तो एसिड की तरह बिहेव करेगा और H2O वो H प्लस आयन अगर ले रहा है तो वो बेस के रूप में बिहेव करेगा। या हम ये कह सकते हैं कि H3O+ से जब H प्लस आयन निकल गया तो वो उसका बेस बन गया। H2O H प्लस आयन देगा, इस कारण उस कंडीशन में वो एसिड की तरह बिहेव करेगा और H प्लस आयन देने के बाद में जो OH माइनस आयन बना वो OH माइनस आयन उसका कॉन्जुगेटेड बेस हो गया। इसी प्रकार OH माइनस आयन जब एसिड के रूप में बिहेव करेगा तो वो H प्लस आयन रिलीज करेगा और H प्लस आयन रिलीज करने के बाद में जो O-2 आयन बन रहा है ये O-2 उस OH माइनस आयन का कॉन्जुगेटेड बेस होगा। तो इस प्रकार हम कॉन्जुगेटेड एसिड बेस कंसेप्ट को डिफाइन कर सकते हैं।
इसमें हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर हम एसिड को Ha के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो वो H प्लस आयन देगा और शेष रहेगा A माइनस आयन। यहाँ पर HA एसिड है क्योंकि इसने H प्लस आयन दिया है, लेकिन H प्लस आयन देने के बाद में जो A माइनस बचा है, ये A माइनस अब H प्लस आयन या प्रोटॉन को लेने की प्रवृत्ति रखता है। तो इस कंडीशन में HA एसिड है जबकि A माइनस इसका कॉन्जुगेटेड बेस है। तो एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस में H प्लस आयन का डिफरेंस होता है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर बेस B लें तो B या B माइनस से उसको रिप्रेजेंट करें तो वो H प्लस आयन लेगा और बेस के रूप में बिहेव करेगा। H प्लस आयन लेने के बाद में वो BH बन गया और वो BH एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर B माइनस बेस है जबकि BH उसका कॉन्जुगेटेड एसिड है। यहाँ इस टेबल में कुछ एसिड और उनके कॉन्जुगेटेड बेस जो पेयर हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है। फॉर एग्जांपल HI एसिड और I माइनस उसका कॉन्जुगेटेड बेस है। इस प्रकार से ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर है। कुछ ऐसे एलिमेंट भी बेस के रूप में बिहेव कर सकते हैं जो लोन पेयर रखते हों, या हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ही बेस के रूप में बिहेव करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन होने पर ही वो प्रोटॉन के प्लस चार्ज को उदासीन कर सकती हैं या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रख सकती है। तो इस प्रकार से जब किन्हीं दो केमिकल्स का रिएक्शन होता है तो वो जो उस रिएक्शन के दौरान जो उनका कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम ब्रोंस्टेड एसिड और बेस को डिफाइन कर सकते हैं कि उनमें उस समय कौन H प्लस आयन ले रहा है और कौन H प्लस आयन दे रहा है। जो H प्लस आयन देगा वो एसिड है और जो H प्लस आयन लेगा वो उसका बेस है। जैसे यहाँ पर ये कुछ रिएक्शंस जो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस कंसेप्ट को ही रिप्रेजेंट कर रही है। एसिड फर्स्ट ने बेस 2 से रिएक्शन किया और बेस 2 से रिएक्शन करने के बाद जो एसिड फर्स्ट है ये बेस फर्स्ट के रूप में बिहेव करने लग गया और जो बेस 2 है वो कन्वर्ट हो गया एसिड 2 की तरह। इस प्रकार आज हमने एसिड और बेस को डिफाइन करने के दो मुख्य जो कंसेप्ट हैं, आरेनियस कंसेप्ट और ब्रोंस्टेड कंसेप्ट, इनके बारे में अध्ययन किया। ओके, थैंक यू।